यस सर। कि नॉर्मल फोर्स कैसा लगता था, उसकी डायरेक्शन कैसी होती थी, और फिर हमने सीखा था कुछ क्वेश्चंस हमारे पास ऐसे थे, जैसे कि मान लो अगर ब्लॉक है, ये बड़ा ब्लॉक है, ये उससे बड़ा ब्लॉक है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया था कि बताओ ये कितना इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये इसके ऊपर कितना नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे वैल्यूज निकाल सकते थे नॉर्मल फोर्सेस की, ठीक है। अभी हम लोग आई थिंक ये वाला प्रॉब्लम हो गया था ना, ऐसा वाला। हाँ सर। तो आज हम लोग पढ़ते थोड़ा सा अब लिफ्ट प्रॉब्लम। लिफ्ट प्रॉब्लम में कैसा होगा देखो सवाल। मान लो कि बोला जाएगा कि एक लिफ्ट है ऐसी, जिसमें कि एक आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है, वेइंग मशीन के ऊपर। ये क्या मशीन है, ये लिफ्ट के ऊपर जा रही है, और इसकी मान लो रुकी हुई लिफ्ट है, ठीक है, एक बात रुकी हुई अगर लिफ्ट है तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर ये लिफ्ट रुकी हुई है तो अगर मान लो इस आदमी को मैंने पॉइंट मास ले लिया एकदम से, तो इसके ऊपर क्या क्या फोर्सेज लग रहे होंगे। एक तो एमजी लग रहा होगा, और दूसरा लिफ्ट इसके ऊपर मशीन लगा रही होगी, इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ, ठीक है। अगर ये लिफ्ट रुकी हुई है तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, आदमी का जीरो, एन माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, एन हो जाएगा इक्वल टू एम जी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नॉर्मल फोर्स के लिए एक्सप्रेशन। मतलब इस आदमी के ऊपर कितना नॉर्मल फोर्स लग रहा है, तो आंसर है एम जी। अगर ये आदमी कितना नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रहा होगा मशीन के ऊपर, एन कर रहा होगा, तो ये आदमी अपना कितना वेट देखेगा मशीन के ऊपर, जो देखेगा वेट, वो कितना देखेगा, वो वेट देखेगा अपना स्केल के ऊपर, जो देखेगा ना वो अपना, वो देखेगा एमजी के इक्वल, ठीक है। तो खड़ा हुआ लिफ्ट में, ठीक है, उसने अपना कितना वेट रजिस्टर किया, एमजी। अब क्या होता है, ये लिफ्ट अगर मान लो मूव करती है ऊपर वेलोसिटी v के साथ, तो भी एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो भी एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। तो भी मैं यहाँ पे क्या पुट करता, जीरो पुट करता। ऊपर जाए नीचे जाए, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जाए, रेस्ट पे हो, तो एन किसके इक्वल होगा, एम जी। याद रखना, व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट और मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, देन एन इक्वल्स टू एम जी, ठीक है। याद रखना, कोई भी आदमी जब लिफ्ट में होता है ना, ठीक है, तो जो वो अपना वेट जो फील करता है, ठीक है, याद रखना, हम अपने वेट को एक्सपीरियंस करते हैं। हम कौन से वेट को एक्सपीरियंस करते हैं, क्या हम एमजी को एक्सपीरियंस करते हैं, आंसर है नो। हम किसको एक्सपीरियंस करते हैं, हम इस एन को एक्सपीरियंस करते हैं, याद रखना, ठीक है। जो एन हमारे ऊपर लगता है ना सरफेस के द्वारा, हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं। अभी इस बात को हम लोग अभी और आएंगे, हम लोग और क्लैरिटी मिलेगी उस पर। लेकिन अभी तो हमने सीखा कि अगर लिफ्ट रेस्ट में वेलोसिटी कांस्टेंट से मूव कर रही है, तो नॉर्मल फोर्स जो आदमी के ऊपर लगता है और जो उसका एफजी होता है वो बराबर होता है, ठीक है। अब आते हैं थोड़े से और कॉम्प्लिकेट सिचुएशन पर। यहाँ पे ये आदमी है, ये आदमी ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन ए के साथ। अगर ये एक्सेलरेशन ए के साथ ऊपर जा रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे इस आदमी के लिए, एक तो फोर्स लग रहा होगा एमजी नीचे की तरफ, और ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल फोर्स एन,
ठीक है। और ये पूरा का पूरा आदमी जो ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन ए के साथ। अब अगर एक्सेलरेशन ए के साथ ऊपर जा रहा है तो हमने एफबीटी तो ड्रॉ कर दिया आदमी का, ठीक है। इसके ऊपर कितना नॉर्मल फोर्स लग रहा है बाय द वेइंग मशीन, वो एन लग रहा है। वेइंग मशीन नहीं होता तो वो लिफ्ट के फ्लोर पे होता तो वो अप्लाई करता नॉर्मल फोर्स। अब यहाँ पे चूंकि आदमी ऊपर जा रहा है, एक बात क्लियर है कि एन जो है वो एम से बड़ा होगा। एन माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए। दिस implies that n equals to mg plus ma. This implies that n equals to m ब्रैकेट में g प्लस a, ठीक है। तो ये नॉर्मल फोर्स लग रहा है आदमी के ऊपर बाय द वेइंग मशीन। अब देखो यहाँ पे अगर मान लो ऐसा होता कि a की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और g की वैल्यू मान लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो n कितना वो एक्सपीरियंस करेगा। तो मान लो उसका मास एक बार के लिए 50 के, तो 50 g plus a that is 12 that is 60 न्यूटन। वैसे वो कितना करता है, वो करता खाली mg that is 50 न्यूटन, तो यहाँ पे 600 हो जाएगा। वैसे वो कितना करता खाली 60 न्यूटन 500 न्यूटन करता, लेकिन अब वो कितना करेगा, अब वो करेगा 600 न्यूटन एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। उसके ऊपर नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है 600 न्यूटन, ठीक है। अच्छा अब याद रखना है कि ये हमको समझ में आ गया उस आदमी का नॉर्मली क्या वजन है, तो हमने बोला 50 केजी है, ठीक है। या हम बोल सकते हैं 500 न्यूटन। लेकिन जब वो लिफ्ट में तो उसके ऊपर नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है, तो हमने बोला 60 केजी है, मतलब 600 न्यूटन उसके ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब समझना इस चीज को ध्यान से कि अगर वो अपने वेइंग मशीन को देखेगा ना, ठीक है, ऐसे जो वेइंग मशीन जिस पर वो खड़ा होगा, जो वेइंग मशीन एक्चुअली दिखाती, अगर वो रेस्ट पे होता तो वो दिखाती 550 केजीएफ दिखाती वेइंग मशीन। लेकिन अभी उस वेइंग मशीन पे कितना फोर्स लग रहा है, नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है वेइंग मशीन के ऊपर, ये एन लग रहा है, इसका रिएक्शन फोर्स लग रहा है, और वो कितना है 600 न्यूटन है। 600 न्यूटन है मतलब 60 केजी है, ठीक है। तो वेइंग मशीन कितना दिखाएगी, 60 केजीएफ दिखाएगी। देखो वेइंग मशीन 60, जो नॉर्मली वेइंग मशीन अगर वो आदमी रुका होता उसको 50 केजीएफ दिखाती, लेकिन जैसे लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, अब उसको वेइंग मशीन कितना दिखाएगी, 60 केजीएफ दिखाएगी। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो आदमी मोटा हो गया जाके लिफ्ट में, ठीक है, उसका मास बढ़ गया, लेकिन अब वेइंग मशीन पे लगने वाला नॉर्मल फोर्स क्या होता है, वो बढ़ जाता है। इसलिए वो वहां पे वेइंग मशीन कैसा दिखाती है, ज्यादा दिखाती है। वो आदमी जो रेस्ट पे होता, ठीक है, वो एक्सपीरियंस करता कितना फोर्स ऊपर की तरफ, 50 केजी। लेकिन क्योंकि लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही है, वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो आंसर है 60 केजी। वो ज्यादा वेट अपना एक्सपीरियंस करेगा। और याद रखना, हम जितना ज्यादा नॉर्मल फोर्स को फील करते हैं ना, हम उतने ज्यादा अनकंफर्टेबल होते हैं, ठीक है। कैसे अनकंफर्टेबल होते हैं ये भी देख लो। आई थिंक ये नॉर्मल, तो एक बात समझ में आ गई, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे शॉर्ट में, व्हेन लिफ्ट एक्सेलरेट्स अप, नॉर्मल फोर्स ऑन पर्सन इंक्रीजेस, ठीक है। अब जैसे देखो कुछ थोड़ा सा इस चीज को हम लोग फील पे लेते हैं। जैसे कि मान लो जब ऊपर जाता है स्पेस शटल, ठीक है, स्पेस शटल जब ऊपर जाता है ना, तो उसकी जो स्पीड होती है, उसका जो एक्सेलरेशन होता है, स्पीड नहीं बोल सकते, प्रॉपर्टी एक्सेलरेशन, उसका जो एक्सेलरेशन होता है ना, वो होता है लगभग ऊपर के डायरेक्शन में, वो हो जाता है लगभग 6g होता है। ये आदमी है कितना से एक्सेलरेट करता है, 6g से।
6g बहुत बड़ा एक्सेलरेशन हो जाता है, मतलब 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे ये आदमी है ना यहाँ पे, तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है mg नीचे और एक n ऊपर लग रहा है। ठीक है, और ये ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है 6g के साथ। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इस पे नॉर्मल फोर्स कितना लगेगा, तो n माइनस एम जी, ऊपर जा रहा है ना तो n बड़ा होगा mg छोटा होगा। ठीक है, कब बॉडी जिस डायरेक्शन में जाती है उधर का फोर्स बड़ा होता है। इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इंटू ए, यहाँ पे a कितना है 6g है, तो n हो जाएगा m, a कितना है 6g है प्लस एम जी, दैट इज 7 mg। ठीक है, ये नॉर्मल फोर्स हो गया। अगर नॉर्मल फोर्स 7 mg है, मतलब तुम समझो ना कि वो अपने वजन से 7 गुना ज्यादा वो एक्सपीरियंस करेगा अपना वेट। ठीक है, वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करेगा, मतलब समझो ना कि उसका ये स्पेस शटल में इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी कि उसका, मान लो कि बॉडी का जो वेट है ना, अगर उसके बॉडी का वेट, एक्चुअल वेट अगर ग्राउंड के ऊपर 50 kgf है, ठीक है, तो लिफ्ट के अंदर वो अपना कितना वेट फील करेगा, वो वेट फील करेगा 350 kgf। बहुत बड़ा है ये। इनफैक्ट अगर वो यहाँ पे मान लो अगर एक स्विच बोर्ड है, ठीक है, और उसको अगर मान लो एक लाइट भी अगर ऑफ करनी है, तो उसका जो हाथ है, ठीक है, उसके हाथ का वजन, ऐसे तो सनी देओल का हाथ का वजन 2.5 किलो है ना, उसका मान लो 2.5 किलो तो नहीं होगा, चलो मान लो उसका हाथ एक बार लिए 1.5 kgf उसके हाथ का वजन। ठीक है, एक हाथ का वजन 1.5 kgf है। हमारे लिए 1.5 kgf अगर हमारे हाथ का वजन है, तो हम देखो, हमारे पास भगवान ने हमको इतनी मस्कुलर पावर दी है कि हम अपने हाथ को ऊपर करके स्विच को ऑफ कर सकते हैं। लेकिन अगर तुमको इसी स्पेस शटल में भेज दिया जाए ऊपर, तो तुम्हारे हाथ का वजन कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू 7 kg, 7 गुना हो गया ना। हाँ, 35 का 3 का दैट इज 10.5 kg, इतना तुम्हारे हाथ का वजन हो जाएगा। तुम्हारी मस्कुलर पावर तो उतनी रहेगी, लेकिन तुम जो अपने हाथ का जो वजन जो इतना फील कर रहे हो, अब इसकी वजह से क्या होगा, तुमको एक अपने हाथ को ऊपर भी करना होगा ना, अगर स्विच बंद करने के लिए तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। आ रही मेरी बात समझ में? ठीक है, तो ये चीज याद रखना, हम जो अपना वेट जो एक्सपीरियंस करते हैं, जो वेट फील करते हैं, वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है नॉर्मल फोर्स। ठीक है, कि हम कितना अपना एक्सपीरियंस करेंगे। जब फॉर्मूला 1 की रेसिंग होती है, ठीक है, कार की जब रेसिंग होती है, तो जब कार जब टर्न लेती है ना, तो वहां पे उसका जो एक्सेलरेशन होता है ना, लगभग 5g हो जाता है। और अगर किसी आदमी को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली हो और अगर वो इतने एक्सेलरेशन में जाए, वो अनकॉन्शियस हो जाएगा वहां पे। ठीक है, अपना बॉडी का वेट वो सहन ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए जब भी ये सब चीज के लिए जब भेजा जाता है ना स्पेस में, तो उसके पहले रिगरस ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, बॉडी का वेट, डाइट वाइट सब कुछ बहुत ध्यान से रखा जाता है, ताकि कोई पर्सन भी अगर जाए तो वो इतना मल्टीप्लाइड वेट वो अपना एक्सपीरियंस करने में वो सक्षम हो। ठीक है, उसको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये चीज आई थिंक सबको समझ में आ गई, क्योंकि जब हम ऊपर जाते हैं तो हमारा वेट कैसा हम फील करते हैं, और अपना वेट को ज्यादा फील करते हैं। क्यों ज्यादा फील करते हैं? बिकॉज नॉर्मल फोर्स बढ़ जाता है। अब देखो आगे, मान लो कि लिफ्ट है यहाँ पे। अभी क्या लिफ्ट एक पहले केस में रुकी हुई थी या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करी थी? सेकंड केस में तो लिफ्ट थी ना, वो ऊपर जा रही थी। अब थर्ड केस लेते हैं। थर्ड केस में क्या होगा, लिफ्ट जो है ना नीचे जा रही है। ठीक है, एक्सेलरेशन ए के साथ। अगर ये लिफ्ट नीचे जा रही है एक्सेलरेशन ए के साथ, और हमसे अगर बोला जाए इस आदमी का एबीडी ड्रॉ करो, तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसको पॉइंट लाइक ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे एमजी लग रहा है और यहाँ पे एन लग रहा है। नॉर्मल फोर्स तो भाई हमेशा कैसा लगता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस गोइंग इनटू द बॉडी, ताकि इसको कॉम्प्रेस कर सके। तो आदमी तो नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन और एमजी का डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। अब यहाँ पे क्या, एक्सेलरेशन नीचे है। अब अगर एक्सेलरेशन नीचे है, तो एक बात तो पक्की है कि एमजी बड़ा होगा एन से, तब ना नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं एम जी माइनस एन
तो हम लिख सकते हैं n इक्वल टू एम जी माइनस एम ए। ठीक है, तो n क्या हो जाएगा यहाँ पे एम जी माइनस एम ए। दिस इंप्लाइज दैट n कितना हो गया, m मान लो अगर नीचे में अगर एक्सीलरेशन 2 है, ठीक है, तो आदमी का अगर मान लो मास 50 केजी है और एक्सीलरेशन अगर मान लो जी 10 के इक्वल है, तो n कितना हो जाएगा एम जी, दैट इज एम जी मतलब हो गया 500 माइनस एम ए, कॉमन लिख सकता हूँ, m ब्रैकेट में ले लो g माइनस m कितना 50, g कितना 10, 10 माइनस 2 दैट इज 8, 400। ठीक है, वो इतना वेट अपना एक्सपीरियंस करेगा, जहाँ 500 का रहा था अभी वो कितना करेगा 400। ठीक है, तो जो पहले 50 केजी का रहा था अब वो कितना करेगा 40 केजी। ठीक है, तो कम एक्सपीरियंस करता है। तो जब लिफ्ट नीचे जाती है ना तो हम ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो अगर मान लो जैसे वो होती है ना बगी जंपिंग होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है तुम ऊपर ऊपर जा रहे हो या मान लो तुम फ्री फॉल पे, ठीक है, और तुम नीचे गिर रहे हो ग्रेविटी के इफेक्ट, तो क्या होगा अगर मान लो यहाँ पे कोई सरफेस अगर है भी जिसपे तुम खड़े हो और पूरा का पूरा तुम नीचे गिर रहे हो, तो क्या होगा एन ऊपर लग रहा है एम जी नीचे लग रहा है, मैं क्या ले सकता हूँ एम जी माइनस एन इक्वल टू एम ए। एम ए मतलब एम जी हो जाएगा, एम जी कट जाएगा ना, तो एन कितना हो जाएगा 0। मतलब इस आदमी के ऊपर नॉर्मल फोर्स कितना लगेगा 0। नॉर्मल फोर्स 0 लगेगा मतलब उसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, वो एकदम हल्का फील हल्का महसूस करेगा। ठीक है, तो झूले बोले होते हैं उसमें क्या होता है, यही कंसेप्ट यूज होता है, एकदम तुमको नीचे भेजा जाएगा। ठीक है, एम जी होगा एकदम तुमको नीचे भेज दिया जाएगा, नीचे एकदम भेजा जाएगा फ्रीली। जैसे तुम नीचे फ्रीली गिरोगे ना तुमको बहुत अच्छा फील होगा, क्यों, क्योंकि तुम्हारा बॉडी उस समय कोई भी तरह का नॉर्मल फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा होगा, तुम एकदम लाइट फील करोगे। ठीक है, तुम्हारे हाथ पैर तुम अपने हाथ पैर को कैसे भी करो तुमको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, क्योंकि तुम उस समय बहुत लाइट फील करोगे बिकॉज तुम्हारे ऊपर कोई नॉर्मल फोर्स लगी नहीं रहा। ठीक है, तो ये अगर लिफ्ट नीचे जाती है तो नॉर्मल फोर्स कैसा हो जाता है 0 हो जाता है। ये समझ में आ गया। अभी अगर मान लेते हैं एक और केस ले लो यहाँ पे, अगर सोचो ऐसा हो कोई पूछ ले तुमसे कि मान लो कोई लिफ्ट है, ठीक है, और वो लिफ्ट जो है कुछ ऐसा उस पर मशीन लगाया गया है जिससे कि लिफ्ट का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो जाता है 20 मीटर पर सेकेंड पर। देखो फ्री फॉल होगा तो जी 10 के इक्वल हो जाएगा और आदमी जो है वो एकदम फ्री महसूस करेगा, नॉर्मल फॉल 0 लगेगा। लेकिन अगर 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव करा नीचे तो क्या होगा, तो यहाँ पे मान लो आदमी है, ठीक है, इसके ऊपर लग रहा फोर्स एम जी नीचे की तरफ और ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल फोर्स, नीचे जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड पर एक्सेलरेशन से। ठीक है, अब यहाँ पर हमसे ये पूछा जाएगा कि फाइंड द नॉर्मल फोर्स, एम जी नीचे लग रहा है, ठीक है, नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रहा है इक्वल्स टू एम ए। एम जी नीचे लग रहा है, नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रहा है। ठीक है, तो ये एन क्या हो जाएगा एम जी माइनस एम ए, एम कॉमन ले लिया जी माइनस ए लिख दिया। अब ये एम कितना है, ये एम हमारा लेट से मान लो 50 केजी है, तो जी 10 है, ए कितना 20 है, मतलब नेगेटिव आंसर आ रहा है -500 न्यूटन। ठीक है, नेगेटिव आंसर का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव आंसर का मतलब ये हुआ कि अजीब चीज यहाँ पे ये होगी कि इस सिचुएशन में अगर ऐसा था तो नॉर्मल फोर्स ऐसा लग रहा था। ठीक है, अगर ये लिफ्ट का एक्सेलरेशन नॉर्मल होता तो मतलब नॉर्मल मतलब रुकी हुई होती तो ऐसा होता, लेकिन इस सिचुएशन में क्या होगा, आदमी का जो सिर होगा ना वो टच करेगा सीलिंग को, तो नॉर्मल फोर्स कैसा लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा ना। ठीक है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना 20।
आई बात समझ में? जो नॉर्मल फोर्स है ना उसकी बॉडी के अंदर की तरफ जाते हुए लग रहा है। ठीक है, तो आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया ना। लिफ्ट लिफ्ट वाले प्रॉब्लम्स अगर आएंगे तो तुम लोग कर सकते हो। ठीक है, mg माइनस एन कैसे दिखाना है। ठीक है, और जिधर भी लिफ्ट जा रही है उधर का फोर्स बड़ा होगा, या तो mg बड़ा होगा नहीं तो नॉर्मल बड़ा होगा। ठीक है, इसकी ये वाला टॉपिक जो है ना, अ, अपने क्या कहते हैं, कुछ क्वेश्चन इसके हम लोग को मिल जाएंगे एससी वर्मा में भी। ठीक है, और भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे इसके, तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए आना चाहिए। एक क्वेश्चन ट्राई करो तो, विच बॉट, सबको ट्राई करेगा क्वेश्चन। ठीक है, एक्सेलरेशन should a lift move so that a person in it experiences normal force equal to 1/4 of his weight। इसको फटाफट सबको ट्राई करो। सबको इसका आंसर दो। हेलो, हाँ, बाकी लोग भी दो आंसर। हाँ ठीक है, ठीक है, बाकी लोग भी दो आंसर। सेवन पॉइंट फाइव, ठीक है, बाकी लोग भी दो। डायग्राम ड्रॉ करो, एबीटी ड्रॉ करो सबको ही। यहाँ पे mg नीचे लग रहा है, नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रहा है। ठीक है, और क्या बोला जा रहा है कि क्या एक्सेलरेशन होना चाहिए ताकि जो नॉर्मल फोर्स हो ना, तो 1/4 हो mg का। एक बात तो पक्की है, नॉर्मल फोर्स कब कम होता है, जब ऊपर जाते हैं।
तो एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए ना, n माइनस एम जी। तो नॉर्मल फोर्स तब कब होता है जब बॉडी नीचे जाता है, हल्का कब महसूस होता है जब वो नीचे जाता है ना, एम जी माइनस एन इक्वल टू एम ए। नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है, 1/4 ऑफ हिज वेट। ये कितना हो जाएगा, 3 mg/4। कट गया ना, तो जी कितना हो जाएगा 10, दैट इज 7.5। सबको समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना। यस सर। क्लियर हो गया सबको ना। अच्छा उसके बाद ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो सबको अब। और सब मुझे सबसे आंसर चाहिए। लिफ्ट है, एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मास है 2 kg, और लिफ्ट जो है ना ऊपर एक्सेलरेट कर रही है 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर से। तो बताओ टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगा। सबको ध्यान से सॉल्व करेगा इसको। ब्लॉक का मास है 2 kg, लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही है, सही है। पहले भी काफी बच्चों ने सही आंसर दिया था। ठीक है, अभी कितना है टेंशन, टेंशन का आंसर क्या है, और बाकी लोग भी तो आंसर, सबको आंसर दो, सीधे इसका एबीडी बनाओ। ठीक है, किसी का नहीं किया, बाकी लोग भी तो आंसर। 20 इधर होगा, लिफ्ट को स्ट्रिंग को काटा, टेंशन टी ऊपर लगेगा इसके ऊपर, ब्लॉक के ऊपर। इक्वेशन चेक करो इसका, जी को 10 ले लो, टी माइनस ऊपर जा रहा ना, तो T-20 MA। समझ तो सही है। जेसिका उसमें देखो एक्सेलरेशन ऊपर हो रहा है, देखो ध्यान से। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन 0 होता ना तो मैं टी को 20 के इक्वल लिख देता, लेकिन पूरा का पूरा ये बॉडी ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे ए ऊपर की तरफ दिखाएंगे। तुमने लूसी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की है, तुमने इधर उधर कर दिया है, बाकी तो ध्यान से देखो आ जाएगा सही। टी ऊपर, एक्सेलरेशन ऊपर है, तो टी क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। टी तो हमेशा ऊपर ही होगा, बिकॉज अगर हम स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग में टेंशन बाहर की तरफ होगा, तो ब्लॉक पे टेंशन किधर होगा, ऊपर की तरफ। mg नीचे की तरफ होगा 20 मीटर, क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर है इसलिए टी बड़ा होगा। तो पहले टी को लिखा -20 इक्वल टू एम ए। एम कितना 2 है, ए कितना 2 है, तो टी कितना हो जाएगा 24
न्यूटन। सही है, क्लियर होगी बात सबको। अभी इसी क्वेश्चन को तुम लोग खुद से सॉल्व करो। अब इस क्वेश्चन में किसी की गलती नहीं होनी चाहिए और सबको आंसर देगा प्रॉपर्ली। ब्लॉक अब लिफ्ट नीचे जा रही है एक्सेलरेशन ए के साथ। सबको आंसर दो। सर ए कितना है? ए नीचे में टू की वैल्यू है। अब पता टेंशन कितना होगा स्ट्रिंग। सही है, बाकी लोग भी दो आंसर। सबको दो आंसर। -16 क्यों होगा? 16 होगा वहां पे देवांशी। टी ऊपर लगेगा, ठीक है। 20 नीचे जाना ना, सही है। हाँ सही। अब रुचि तुम्हारा बिल्कुल सही है, वेरी गुड। 20 नीचे टी ऊपर है, ठीक है। इक्वल्स टू एम ए, इट इज 2 टू 4। तो टी कितना हो जाएगा? 16, ठीक है। सबको आ रहा समझ में? तो ये वाला भी हमारा लिफ्ट वाले प्रॉब्लम भी हो गए, ठीक है। अभी हम लोग एक लास्ट टॉपिक तुम्हारे बुक का है, ठीक है, वो हम लोग कर लेते हैं। उस टॉपिक का नाम है कॉन्करेंट फोर्सेस। कॉन्करेंट फोर्सेस जो है ना, मैं चालू करता हूँ इसके बाद, ठीक है। एक या मैं खाली स्टार्ट कर देता हूँ, फिर टाइम तो नहीं है वैसे, फिर नई क्लास में। कॉन्करेंट फोर्सेस, ठीक है। कॉन्करेंट फोर्सेस का मतलब क्या होता है? मान लो कोई एक, यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट, ठीक है, टायर है कोई, या कोई भी तो छोटा सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उसको सब कोई खींच रहा है। एक जन इधर खींच रहा है, एक जन इधर खींच रहा है, एक जन उसको इधर खींच रहा है। ये जितने भी फोर्सेज हैं, सबका जो लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन हो, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन हो गया, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन हो। ये सबका जो लाइन ऑफ एक्शन है ना, सब आके एक ही पॉइंट पे आकर के मीट करते हैं, ओ पर। इस तरह की फोर्सेस को हम लोग कहते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस, ठीक है। तो कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होती है? व्हेन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ए फोर्सेस meet at a point we say forces are concurrent। सर हाँ बोलो। सर पर ऐसे तो फोर्स तो वेक्टर ही होती है, तो मीट करेगी ना होती है।
फोर्स तो वो मूव तो कर ही सकते हैं, फोर्स वेक्टर ही होती है ना, तो फिर सर वो तो मूव कर ही सकते हैं, तो वो तो मीट हो ही जाएगी इसलिए। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। वो चैट सर बॉक्स खुला दो ना। हाँ बोलो। सर फोर्सेस वेक्टर ही होती है ना, हाँ तो सर फिर वो तो मीट कर ही जाएगी ना ओरिजिन पे, सारी फोर्सेस ही मीट कर जाएगी जो एक बॉडी पे लग रही होगी। हाँ, हम जो फोर्सेस पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे, वो कॉन्करेंट फोर्सेस ही एक्चुअली। ठीक है, ठीक है। अब मान लो अगर एक फोर्स है, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है। मान लो एक बॉडी है यहाँ पे, इसको हमने फोर्स F ऐसा अप्लाई किया F1, और यहाँ पे हमने F1 ऐसा F2 ऐसा अप्लाई किया, ये कहाँ मीट कर रही है? एक पॉइंट पे। सर वो मूव तो कर ही सकता है ना, मूव फोर्सेस करेगा को वेक्टर मूव करे, ये वाला बॉडी जो है ना, ये बॉडी रोटेट करेगा कि नहीं करेगा बताओ? लेकिन यहाँ पर जो फोर्सेज है वो एक पॉइंट पे तो नहीं ना आके मिल रही है। एक पॉइंट पे मिलने का मतलब ऐसे कि मैंने एक फोर्स को ऐसा लगा दिया, एक फोर्स को मैंने ऐसा लगा दिया, ये आकर के एक पॉइंट पे मीट करेंगे। लेकिन ये कैसे मीट करेंगी? इनका अगर तुम लाइन ऑफ एक्शन अगर आगे खींच भी दो, इसका लाइन ऑफ एक्शन भी आगे खींच दो, ये फोर्सेज तो पैरेलल हो जाएंगी, ये कहाँ मीट करेंगी? लग तो एक ही बॉडी पे रही है ना। आई बात समझ में? यस सर। है ना? तो हर बार फोर्सेस मीट करे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और जब मीट करती है ना फोर्सेस, तो उससे बॉडी रोटेट नहीं कर सकता है। ठीक है, वो तो रोटेशन में पड़ेंगे। अभी हमको बस खाली क्या ध्यान रखना है कि जब फोर्सेज एक पॉइंट पे आके मीट करेगी तो हम लोग कहते हैं कि वो कॉन्करेंट फोर्सेज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इफ नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे आएगा इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी का मतलब क्या होता है? F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर इक्वल टू 0। मतलब कभी भी अगर बोला जाए ना कि बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में, मतलब रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस क्या होगी उसके ऊपर? 0। ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी अंडर कॉन्करेंट फोर्स। ऐसे तो कि हर सिचुएशन के लिए होता है ये तो। ठीक है, अगर मान लो फोर्सेस कॉन्करेंट हो या नहीं कॉन्करेंट हो, लेकिन सम ऑफ द फोर्सेस हमेशा क्या होता है बॉडी के ऊपर जो लगता है वो कितना होता है? 0। ठीक है, इसकी ना हम लोग मैं एक बार क्लास एंड करो फिर से ज्वाइन कर लो ना, तो वहां पे अच्छे से समझा देता हूँ मैं क्लास एंड करो फिर से ज्वाइन कर लो।